अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इस वक्त अवाम की बड़ी तादाद की जो हमदर्दी है वो तहरीक इंसाफ के साथ, जितना मर्जी है कुछ कर ले, अवाम इस वक्त इतनी सख्त खफा है कि वो इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं, और इसी वजह से तो ये डर के इलेक्शनों से भाग रहे हैं। आए ना मैदान में, इमरान खान जेल में। आइडियल अपॉर्चुनिटी है, टाइम है एक नई सियासी जमात बनने का। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस भी दौर में हो गलत है। आज इनके पास लोगों का मैंडेट होता तो फिर किसी इदारे में जुर्रत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि वो इन कवानीन के ऊपर इन सियासी क़यादतों को वापस इनके केसेस बहाल कर दें। हम उसी एक दायरे का सफ़र है जो जारी है इमरान खान साहब के और उनकी जमात के साथ। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो भी सही नहीं है। 25 लाख नौजवान हर साल हमारा जॉब मार्केट में ऐड होता है, लेकिन उनके लिए आगे रोजगार मौजूद नहीं। नैब के सारे जो कवानीन के अंदर तरमीम की गई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कालअदम करार दे देती है, हो सकता है कि वो सारे दोबारा जेल में चले जाएं। तो आपको लगता है कि मियां साहब वापस आ जाएंगे? क्योंकि खबरें तो काफ़ी अरसे से गर्दिश करें कि वो आ रहे हैं। अगर 16 महीने में उनके भाई वजीर आजम थे तो वो इस मुल्क में नहीं आ सके, तो आगे मुश्किलात तो शायद मजीद बढ़ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, मरूफ सियासी शख्सियत हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है, सीनियर सियासतदान हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। खोखर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया GN को अपना कीमती वक्त देने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुल्क की सियासी सूरत को आप कैसा देखते हैं? निगरान सेटअप भी आ गया है, इस हवाले से आप क्या फरमाएँगे? सरदार साहब, बेयकीनी की फ़िज़ा है। अभी तक नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शनों की तारीख नहीं दी, कोई पता नहीं मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे। और इस सियासी बेयकीनी की वजह से जो हमारी मईशत है वो बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार है, और इस सारे की जो बर्डन है, जो इसका बोझ है, वो आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा तो ये शुरू से कहना रहा है कि जब तक हम सियासी बेयकीनी को ख़त्म नहीं करेंगे, सियासी अफरा तफरी को ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मईशत को ठीक नहीं कर सकते। और आम आदमी की ऊपर जो इस वक्त बोझ पड़ गया है महंगाई का, बदअमनी का, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सियासी बेयकीनी ख़त्म नहीं होगी। तो उसकी फ़िज़ा जारी है, और जो हमारे सारे फ़ैसला साज हैं, जिसके अंदर सियासी जमातें शामिल हैं, सियासी जमातों के कायदीन शामिल हैं, वो उसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं ताकि वो बहरान मज़ीद गहरा हो। अदलिया उस बहरान को हल करने में कामयाब नहीं रही। हमारे यहाँ जितने ये माजी में फ़ैसले होते रहे, उसके अंदर अदलिया का एक बहुत बड़ा किरदार है उस बहरान को मज़ीद बढ़ाने में। सर, बतौर आप सीनियर सियासतदान हैं, कहा जा रहा है कि इस बेयकीनी की सूरत में आप कोई नई जमात या कोई नई क़यादत करने जा रहे हैं और एक नौजवानों को लीड करने जा रहे हैं। सर, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मैं ये तो ज़रूर समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं, और अवाम से एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है। जो सियासत है वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए की जा रही है, अवाम के इशूज़ के ऊपर सियासत नहीं हो रही, और अवाम के इशूज़ को वो अहमियत भी हासिल नहीं है। सियासी जमातों का और उनके कायदीन का हदफ सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है, और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है, टाइम है एक नई सियासी जमात बनने का, जो एक ज़रा लिबरल हो, प्रोग्रेसिव ख़यालात रखती हो, जो बानी पाकिस्तान के जिस तरह के ख़यालात थे। और ये एक अंधेरा इतना घुप अंधेरा हो चुका है कि उसमें गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी समझता हूँ कि मेरा इतना सियासी कद काठ नहीं है कि मैं अभी सियासी जमात की अपनी तय को खुद करूँ। दोस्त अहबाब हैं, उनसे गुफ्तगू ये जारी रहती है, मुशावरत हम करते रहते हैं, लेकिन अब देखें आगे चल के क्या होता है। मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ PDM हुकूमत की जानिब से बिल पास किए गए, उनको वापस कर दिए। तकरीबन लगभग 12-13 बिल हैं जो कि वापस किए गए। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत से बिल जो पास किए गए आखिरी दिनों में उजलत के अंदर पास किए गए, उन बिलों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। उनके अंदर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको बेपनाह इख्तियारात दिए गए, ऐसे इख्तियारात दिए गए कि जिनके वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा है, अदालतों के फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं। तो इस माहौल में मज़ीद इख्तियारात दे देना, ज़ाहिरी बात है उस पर लोगों को तशवीश तो होती है। और साथ ही साथ फिर हमारे माशाल्लाह जो सियासतदान हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास हुए, उजलत में पास हुए, और इन बिल्स के इन पास होने के पीछे जो हकीकत है उससे भी हम वाकिफ़ हैं कि यही
यूनिवर्सिटियों के बिल जो है पास होने के बाद 25-25, 30-30 करोड़ रुपए में बिकेंगे, तो सियासतदानों ने भी आखिरी दिनों में दिहाड़ी लगाने की कोशिश की और इस तरह झपटे हैं कि जैसे कोई माले गनीमत के ऊपर झपटता है। तो यही हमारी सियासत की बदकिस्मती रही है कि ना यहाँ पर सियासतदान सियासत को ठीक तरीके से लेकर आगे चले, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रास्ता दिया और ना ही हमारी अदलिया ने इंसाफ किया और आज हम इस नतीजे में पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत ने ठीक किया जो ये बिल उन्होंने वापस किया। इनके ऊपर मज़ीद बहस होनी चाहिए, इनको मज़ीद नोक पलक इसकी दुरुस्त करनी चाहिए और जिनकी किसी की भी रिजर्वेशंस हैं वो रिजर्वेशन से दूर होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि हर दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने देखा है कि हुई है, लेकिन जो मौजूदा दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है सियासी कायदीन के ख़िलाफ़, इसको आप कैसा देखते हैं? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस भी दौर में हो गलत है। हमारे पाकिस्तान में इसकी एक लंबी तारीख मौजूद है और अलमिया हमारा ये है कि हम आगे बढ़ते नहीं हैं। हम अभी तक आप यही समझे कि 50 की दहाई में फंसे हुए हैं। हमने बड़े इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस देखे, 90 की दहाई देखी, उसके बाद फिर सियासी जमातों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि आपस में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो तीसरी कुव्वत को हमेशा रास्ता मिलता रहेगा। फिर उन्होंने एक मीसाक जमहूरियत किया, उन्होंने कुछ रेड लाइन्स तय की, लेकिन 2011-2012 में इमरान खान साहब लॉन्च हो गए। तो अब हम उसी एक दायरे का सफ़र है जो जारी है। इमरान खान साहब के और उनकी जमात के साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो भी सही नहीं है और जो इमरान खान साहब के दौर में हुई दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ वो भी ठीक नहीं थी। तारीख़ का एक शायद यही सबक है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखता। तो हम दायरों का सफ़र जारी रखे हुए हैं। मुल्क में इस वक्त हमारी 65% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनके पास अच्छी तालीम के ज़राए नहीं है, तालीम अगर कहीं से मिल भी रही है तो मेयारी तालीम नहीं है। 25 लाख नौजवान हर साल हमारा जॉब मार्केट में ऐड होता है, लेकिन उनके लिए आगे रोज़गार मौजूद नहीं है, मईशत का पहिया नहीं चल रहा। 20 से 25 हज़ार नौजवान इस वक्त लिबिया में हमारा पड़ा है, जो एक बेहतर ज़िंदगी के लिए यूरोप जाना चाहता है। उस ज़िंदगी के लिए जो ज़िंदगी उसको यहाँ पर पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही। पाकिस्तान से लोग प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं, भाग रहे हैं और यहाँ पर हम वो ज़िंदगी लोगों को नहीं दे पाए। तो हमें अपनी इस मामले में जो शिकस्त है वो भी तस्लीम करनी चाहिए और मामलात को सुधारने के लिए ये सियासी क़यादतें तो सारी फ़ेल हो चुकी हैं। अब हमें अल्लाह करे कि इसमें कोई हमारे लिए कोई रोशनी की किरण पैदा हो, उम्मीद की किरण पैदा हो। फ़िलहाल तो ऐसा नज़र। सर आपको लगता है कि रोशनी की किरण या उम्मीद की किरण पैदा होगी मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है निगरान सेटअप जिसका काम होता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना, तो आपको क्या लगता है 2023 में इलेक्शन वगैरह होंगे? देखिए, निगरान सेटअप के पास तो कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है, लोगों का मैंडेट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का मैंडेट होना और उनके ज़िम्मे एक ही काम है कि वो इलेक्शंस कराएं। इलेक्शंस की तारीख भी अभी तक सामने नहीं आई, पता नहीं होते हैं या नहीं होते। और सच्ची बात है कि ये जो जमातें हुकूमत में मौजूद थी, पंजाब के अंदर इलेक्शन हो उससे ये भाग निकले, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होना था वहाँ से वो भाग निकले और अब वफाकी हुकूमत का जो मुल्क भर में नेशनल असम्बली का इलेक्शन होना है उससे भी ये भाग रहे हैं। और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये अवाम का गैज़ व गज़ब उसका सामना करने का इनमें हौसला नहीं है। जो इन्होंने अपने 16 महीने के दौर के अंदर जो महंगाई के पहाड़ आम लोगों पे तोड़े हैं, लोग शदीद कर्ब में, गुस्से में, और इन्हें अंदाज़ा है कि अगर हम इलेक्शनों में गए, अवाम के पास गए तो लोग हमसे बदला लेंगे, इसीलिए ये इलेक्शनों में जाना नहीं चाह रहे। लेकिन ये तो कोई असूल नहीं है। आप अगर हुकूमत आपने ली है तो फिर मुश्किल वक्त में भी अगर ली है तो उसकी फिर आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अगर आप यही करें कि रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज कर दें कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो फिर तो हम एक अनाकी की सूरत हाल की तरफ बढ़ेंगे और वही हम बढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अगस्त को जो है वो नैब तरमीम जो की गई थी हुकूमत पिछली जो हुकूमत गुजर गई उसके दौर में, इसको कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और बुलाया सब फ्रीकैन को कि इस पर जो है तरमीम कलदम भी हो सकती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा मतलब कि 18 अगस्त। बिल्कुल आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, अहम सवाल है और मुझे खुशी हुई कि आप एक नौजवान रिपोर्टर हैं और जितने आपने सवालात किए वो अच्छे सवाल किए और ये भी सियासी लिहाज से बड़ा अहम सवाल है। इसके ऊपर अभी मीडिया में उस तरह बहस नहीं शुरू हुई, लेकिन आप अपनी मेहनत और लगन से काम जारी रखें तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक अच्छा मुझे जर्नलिस्ट नज़र आ रहा है।
18 तारीख को अब ये जो केस रखा है, इसमें अगर नैब के सारे जो कवानीन के अंदर तरमीम की गई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कालअदम करार दे देती है, तो उसके नतीजे में ये जो पिछले 16 महीनों के अंदर रिलीफ हासिल किया गया था, वो सारा रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा। जो लोगों को ज़मानतें मिली वो ज़मानतें भी ख़त्म हो जाएंगी। जो केसेस विड्रॉ हुए वो केसेस भी दोबारा बहाल हो जाएंगे। और वही तमाम सियासी क़यादतें, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, दीगर जमातों की हो सकता है कि वो सारे दोबारा जेल में चले जाएं। तो ये इनको पहले दिन से ही हम समझा रहे थे, बहुत से लोग, कि जनाब ये जो आप तरमीम कर रहे हैं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं उड़ा देगी। और अब वो वक्त आन पहुंचा है। मेरे ख्याल से ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इंतज़ार करती रही कि हुकूमत ख़त्म हो जाए तो फिर हम इस केस को टेकअप करें। तो जिनके हाथों में ये खेलते रहे, इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि ये हमारे साथ इस तरह का रवैया भी दोबारा हो सकता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अगर उसने फ़ैसला ये किया कि कालाअदम करार दे दिया, फिर सारे आपको सियासी कायदीन, अपोजिशन जो हुकूमत में थे, वो सारे आपको दोबारा जेलों में जाते हुए नज़र आएंगे। मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो तरमीम वगैरह की गई हैं, उसके बाद जो है वो ये जो कानून साजी इन्होंने की है और इन्हीं के गले पड़ सकती है, तो सर अब मियाँ साहब की भी खबरें चलाई जा रही हैं कि वो भी अगले माह जो है वो वापसी कर रहे, तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे? क्योंकि खबरें तो काफ़ी अरसे से गर्दिश करें कि वो आ रहे हैं। अगर 16 महीने में उनके भाई वज़ीर आज़म थे तो वो इस मुल्क में नहीं आ सके, तो आगे मुश्किलात तो शायद मज़ीद बढ़ जाएं, कम शायद ना हो। ये तो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जमातें जब तहरीक अदम एतमाद के बाद इन्होंने हुकूमत हासिल की, तो उस वक्त इनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम सिर्फ 2 कवानीन के अंदर तब्दीली करें और इलेक्शनों में चले जाएं। अगर इलेक्शनों में ये चले जाते, आज इनके पास लोगों का मैंडेट होता, तो फिर किसी इदारे में जुर्रत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि वो इन कवानीन के ऊपर इन सियासी क़यादतों को वापस इनके केसेस बहाल कर देती और शायद जेल में चले जाते। अब क्योंकि इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, पब्लिक इनके सख्त खिलाफ है, तो अगर खदशा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया तो पब्लिक वेलकम करेगी, क्योंकि पब्लिक ये समझती है कि ये जो लोग इक़्तिदार में रहे, इन्होंने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रखा, उनके लिए उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, महंगाई के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े, तो लोगों के अंदर एक खुशी तो पैदा होगी। और फिर ये एक बड़ा सवाल है कि अभी उन तरमीम के बाद फिर एक तरमीम इन्होंने और की, जो रिमांड, जिसको 90 रोज़ का रिमांड था नैब के कवानीन में, ड्रैकोनियन था, उसको कम करके इन्होंने 14 दिन किया। फिर इमरान खान साहब स्पेसिफिक इन्होंने लेजिस्लेशन की और रिमांड को वापस 30 दिन पे ले गए। वो सब इनके गले पड़ेगा। तो सियासत में अनफॉर्चुनेट बात यही है कि कुछ सबक नहीं सीखता। जब हुकूमत मिलती है तो समझते हैं कि बस हम ही हैं और कभी हमने वापस अपोजिशन में नहीं जाना, तो मुखालफीन पर हमले करो, मुखालफीन को विक्टिमाइज़ करो। आज हो सकता है कि 18 तारीख के बाद सूरत हाल ही अक्सर तब्दील हो जाए। सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, दूर आप नज़र रखते हैं, क्या समझते हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या मुल्क का वज़ीर आज़म आप किसको बनता हुआ देखें इन हालात में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं? देखिए, पहला तो सवाल ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे या नहीं, और मुझे नहीं ऐसा लगता कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। मैं इमरान खान साहब की सियासत का मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उन्हें उस खेल से ही बिल्कुल आउट कर देना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इस वक्त अवाम की एक बड़ी तादाद की जो हमदर्दी है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है। और अगर उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो उसके नतीजे में वो वोट अब किधर जाएगा, इसके बारे में पेशन गोई करना मुश्किल है। हो सकता है वो घरों में लोग बैठ जाएं, बाहर ना निकलें वोट करने के लिए, और हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे दें, जो उम्मीदवार इन जमातों के मुखालिफ तगड़ा उम्मीदवार लोगों को नज़र आया। और फिर जो असम्बली का वजूद उसके नतीजे में आएगा वो भी एक हौच पौच सी असम्बली होगी, किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी, और इत्तेहादी हुकूमत फिर बनेगी, और वो अक्सरियत ना होने की वजह से सियासी बेयकीनी जो है वो कंटिन्यू करेगी। हमें चाहिए इस वक्त ये कि बेयकीनी ना हो, ताकि हम मैशत ठीक कर सकें, आम आदमी की ज़िंदगी को बहाल कर सकें।
लेकिन इलेक्शंस के नतीजे में भी मुझे वो बेयकीनी ख़त्म होती नज़र नहीं आती। सर गुज़श्ता दिनों 14 अगस्त मनाई गई, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि दफ़ा 144 जश्न आज़ादी के मौका पर लगाया गया। साबका वज़ीर दाखिला का एक रवायती जलसा होता है लाल हवेली के बाहर, उनको जलसा भी नहीं करने दिया। कैसे देखते हैं कि इस तरह करना चाहिए हुकूमत को? निगरान देखिए, ज़ाहिरी बात है, 14 अगस्त है, उसके ऊपर दफ़ा 144 का नफाज नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने ख़ुद विटनेस किया। उस दिन मैं शहर में निकला हुआ था, मुख्तलिफ़ जगहों पे फातिहा के लिए जाना था, लोगों से मिलना था। तो लोगों का जोश खरोश तो अपनी जगह पे मौजूद था। नौजवान स्कूटरों पे फिर रहे थे, गाड़ियों से लोग झंडे लेकर निकले हुए थे। तो एक कसीर तादाद लोगों की बाहर ज़रूर निकली हुई थी और बाजे भी बजा रही थी। इस ये नई जो एक एडिशन हुआ है हमारी इस सेलिब्रेशंस में कि अब बाजा भी उस तरीके से उसका इस्तेमाल शुरू हो गया कि इंसान को बड़ी कोफ्त होती है। वो उसका बुनियादी मकसद उस दफ़ा 144 का शायद यही था कि जो तहरीक इंसाफ के करीब लोग हैं वो बाहर ना निकल सकें, लेकिन बाकी पब्लिक तो निकली बाहर। सर हाल ही में रिव्यू जजमेंट एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस लिया, जिससे जहांगीर खान तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की नैली के जो राह हमवार थी, अपील का हक था, वो उनसे वापस हो गया। इसको कैसे देखते? एक और भी कानून पार्लियामान ने पास किया था, वो अभी तक चैलेंज नहीं हुआ। उसमें 62 1F के तहत जो उम्र भर की नाअहली थी उसको कर्टेल करके सिर्फ 5 साल तक कर दिया गया है। वो लॉ, वो कानून इन प्लेस है और उसके तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब या दीगर जो लोग हैं वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। मियाँ साहब जब भी वतन वापस आए उनको ज़ाहिरी बात है अदालतों से रुजू करना पड़ेगा और फिर ये सारे मामलात एक दफ़ा फिर से ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ख़त्म करने में 184(3) की जो रेगुलेशन है वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ठीक नहीं है कि हमने देखा है कि मुल्क में बहुत सी चीज़ों पे अज़ खुद नोटिस ले लिया जाता है और कई दफ़ा वो अज़ खुद नोटिस जो हैं वो ड्रिवन नोटिस होते हैं और फिर उनके नतीजे में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि आगे अपील का कोई फोरम भी मौजूद नहीं है। तो एक माशरे के अंदर, लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर एक कंसेंसस मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो ताकतें हैं, इस ताकत को अज़ खुद नोटिस वाली को एटलीस्ट रेगुलेट करना चाहिए, कोई इसका दायरा कार हो। तो वो एक अच्छी लेजिस्लेशन थी मेरे नज़दीक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको ख़त्म करना इस बुनियाद पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर मुदाखलत है, तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब फैसला था। सर ये फरमा दीजिएगा कि मरीम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि तराजू के पल्लों को जो है बराबर करो तो फिर हम इलेक्शन की तरफ, जब मर्जी इलेक्शन करा दो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तराजू के पलड़े बराबर भी हो जाए, तराजू के पलड़े जितना मर्जी है कुछ कर ले, अवाम इस वक्त इतनी सख्त खफा है कि वो इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं और इसी वजह से तो ये डर के इलेक्शनों से भाग रहे हैं। आए ना मैदान में, इमरान खान जेल में है, आए मैदान में इलेक्शन लड़े, क्यों नहीं लड़ रहे? इसी वजह से नहीं लड़ रहे कि इनको खौफ है, लोगों का, अवाम का खौफ है। सर लास्ट ये फरमा दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो साहब को छोड़ने की क्या वजह थी? पीपल्स पार्टी जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है, क्या ये भुट्टो साहब के नज़रिए पर चल रही है या कि क्यों? देखें, पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक मैं कोई ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि और इसलिए कि एक तल्लुक़ रहा है, बेशक राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन ये कोई अच्छा अमल नहीं होता कि आपका जिसके साथ तल्लुक़ रहे और फिर ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। ये भी हमारी सियासी वो बदकिस्मती है कि लोग ऐसे करते हैं। मैं आई विश देम वेल, वो अपनी सियासत करें। उस सियासत को जो वो कर रहे हैं, अवाम में उस तरह की पिज़राई नहीं मिल रही, उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रही और उन वजूहात को एड्रेस करना चाहिए। बाकी मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। सर लास्ट अपनी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे GNN के प्लेटफॉर्म से? अगर पैगाम देना चाहूँ तो बस यही है कि जी इस वक्त पाकिस्तान में उम्मीद की शदीद कमी है। लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सियासी जमातें फ़ेल हो चुकी हैं और इस सारे माहौल में जहाँ पर आपको कोई राह ना नज़र आ रही हो तो उसमें दुआई की जा सकती है कि हालात मज़ीद ना बिगड़ें, कोई ना कोई राह निकले। अब मुझे यकीन करें, अगर इस
सवाल का जवाब मेरे पास होता कि किस तरीके से उम्मीद पैदा की जा सकती है तो मैं ज़रूर करता। हो सकता है कि हालात में आगे चल के ऐसी कोई राह निकल आए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई राह मौजूद नहीं है। बस नौजवान जो हैं इस मुल्क के, उनसे इतनी गुजारिश है कि तालीम पर अपना फोकस रखें और गो के आगे हालात इतने ख़राब हैं, रोज़गार का मिलना मुश्किल है, लेकिन आप ही इस मुल्क का सरमाया है और आप में से कोई उम्मीद निकल सकती है। बाकी आपकी जो एल्डर जनरेशन्स थी, आपसे जो बड़े लोग थे उम्र में, उन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कोई उम्मीद पैदा होनी है इस मुल्क में तो वो इस मुल्क के नौजवानों के ज़रिए पैदा होनी है। बाकी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह करने में।